हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर VATCV फाउंडेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक कि लघुत्तरीय आपको करवा चुकी थी, ऑल सब्जेक्ट भी आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय हुआ है, जिसमें कि आपका हो गया है अर्थशास्त्र का, हो गया है राजनीतिक विज्ञान का, हो गया है ठीक है, इतिहास का हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। अगर आप लोग को ये सब वीडियो देखना होगा तो अचीवर BACV फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग का नज़दीक ही एग्ज़ाम आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम पहले को बात ना करते हुए आगे देखते हैं वीडियो को। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरीय कितना क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त? 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 27 नंबर और 28 नंबर आपका दीर्घोत्तरीय में दिया हुआ है। इससे पहले लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, आपका कितने नंबर का रहता है दीर्घोत्तरीय? 4 नंबर का रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, आप एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को दोस्त। क्या कह रहा है कि भारत में सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त विवरण करें। ठीक है, भारत में जो सीमेंट, जो घर द्वार जो बनता है आप लोग का, सीमेंट उद्योग, सीमेंट का जरूरत पड़ता है ना प्लास्टर वस्टर करने के लिए, तो वही बोल रहा है कि भारत में सीमेंट उद्योग का संक्षिप्त विवरण करें। ठीक है, विवरण दें। तो चलिए आंसर पे आते हैं। आंसर क्या कह रहा है कि आवास निर्माण, आपको अभी सब बोले ना कि घर जो सब बनाता है सीमेंट का जरूरत पड़ता है, वही देखिए क्या बोल रहा है कि आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ठीक है, जो भारत का विश्व का जो दूसरा स्थान है ना, वो भारत है, सीमेंट उत्पादन देश। ठीक है, सीमेंट का दूसरा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा। भारत जो है, भारत में कई तरह के सीमेंट उद्योग, सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे देखिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना। ठीक है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, आयल बेल एवं सफ़ेद सीमेंट। ठीक है, आदि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल जैसे क्या होगा? चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। जो सीमेंट जो बनता है ना सारा, सीमेंट में क्या होता है, ये किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा पड़ता है? चूना पत्थर का, कोयला का, सिलिका का, एल्युमिनियम का, जिप्सम का, इसी सब से सीमेंट आपका बनता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। ये सब इसीलिए इसके माल को क्या किया जाता है? कच्चा माल जहाँ पे रहता है उसी के निकट स्थापित किया जाता है। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सबसे पहले अगर पूछ दे कि सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे कब स्थापित किया गया था, कि कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कि 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। इसका विस्तार उतना नहीं हुआ था। ठीक है, 1904 सब में हुआ था तो कोई विस्तार नहीं हुआ था, कोई जानता भी नहीं था उतना, उस टाइम अंग्रेज का ज़माना था। ठीक है, तो इसका यही कह रहा है कि इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः जो सब जाना स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। ठीक है, इसका विस्तार। आज देश में 159 यानी 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, कितना फैल गया, कितना विस्तार हो गया। यह आंकड़ा 2008 ईस्वी तक का है, 2008 का ईस्वी का है। अभी तक तो आज 2022 हो गया। ठीक है, कितना हो गया होगा कि समझ रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन है। ठीक है, यह उत्पादन
का आंकड़ा 2004 से 2008 की रिपोर्ट के आधार पर है, यानी 4 साल का रिपोर्ट के अनुसार इतना है। चूँकि भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। ठीक है, इतना अच्छा सीमेंट बनाया जाता है कि इस समय यानी 2007 और 2008 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, निर्माण उद्योग में सीमेंट के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप इसके उत्पादन की दिशा में व्यापक प्रगति हुई है तथा इस उद्योग को उत्तरोत्तर उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इसके निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सीमेंट उद्योग में लगे उद्योगपति ने अन्य देशों में भी सीमेंट उत्पादन का संयंत्र स्थापित कर वहां इसका उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। बराबर लोग का है कि एक जगह रहेगा तो दूसरा जगह भी जरूर करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन अपना क्या क्या है यहाँ पे। उदारीकरण पहले देखते हैं। ठीक है, कि इसमें उद्योग एवं व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। ठीक है, इसको उदारीकरण का क्या मतलब है कि इसमें उद्योग एवं व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। चलिए, निजीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? निजीकरण देश के अधिकांश उद्योगों के स्वामित्व नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए और अगला देखते हैं वैश्वीकरण क्या कह रहा है। वैश्वीकरण क्या हो जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके द्वारा प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी तथा व्यापारिक आदान प्रदान होता है, जिससे वैश्वीकरण कहते हैं। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण के प्रसार प्रचार में संलग्न है। हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में की विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति के साथ क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से वैश्वीकरण हो रहा है। विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है। 2007-2008 में 200 अरब डॉलर हो गया, परंतु वर्तमान में समय में निर्यात में एवं कृषि दर में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। व्यावसायिक मंदी के बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP
ठीक है, की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर कम हो गए हैं। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। अनाज का भंडार रहते हुए भी सारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। गरीबी की क्रियाशक्ति में कमी आ गई है। ठीक है, गरीबी की शक्ति में कमी आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों और खासकर लघु एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ये तो सबको मालूम होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था पर तथा औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तरीय तो आप लोग को करवा चुके हैं, लघुत्तरीय करवा ही दिए थे। ठीक है, आप लोग का सारा एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में। अगर आप लोग को देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिए। ठीक है, अचीवर BSCB फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ का आपको PDF वगैरह सब चाहिए तो गूगल पे सर्च कीजिएगा अचीवर BSCB। ठीक है, वहाँ से हम लोग का वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग को PDF प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दीर्घोत्तरीय करवा दी हूँ। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 का लेके आऊँगी। ठीक है, अभी मॉडल पेपर 1 हो चुका है। आपदा प्रबंधन का भी वीडियो आप लोग को बना देते हैं, हम बना के भेज देंगे। ठीक है, बना देते हैं। आपदा प्रबंधन का भी टॉपिक आता है, क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, आगे मॉडल पेपर 1 हो गया, मॉडल पेपर 2 भी आपका लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।